मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत बल्दिया उस्मा कराची यूनियन काउंसिल का इजलास जारी है कि इलेक्ट्रिक के बिल्स में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली से मुतल्लिक उमूर पर बहस होगी। पेश इमाम की तकर्री में तरामीम करने की भी मंजूरी ली जाएगी। अब्बासी शहीद अस्पताल के 5 माह के मेडिकल ऑक्सीजन और गैस के बिलों की अदायगी की मंजूरी ली गई। तफसीलात जान लेते हैं शुएब मुख्तार से। जी अपडेट कीजिएगा। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी आगाह कीजिएगा। विमेन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को एग्जीक्यूटिव फैमिली मेंबरशिप के लिए इस्तेमाल में लाने की मंजूरी ली जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आज के इजलास के हवाले से आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, बल्दिया उस्मा कराची की कौंसिल का इजलास जो है इस वक्त जारी है। इजलास की सदारत जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कर रहे हैं, जबकि इस इजलास में डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद, म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी और बड़ी तादाद में जो है कौंसिल के अरकान जो है मौजूद हैं। इजलास में जो है गुज़िश्ता दिनों इंतकाल कर जाने वाले कौंसिल के अरकान से मुतालिक जो है करारदादें पेश की गई हैं, जबकि मेयर कराची की जानिब से ये ऐलान भी किया गया है कि सिटी कौंसिल की रिवायत है कि जब भी कोई साबका टाउन नाजिम या साबका कौंसिल का रुकन इंतकाल कर दिया जाता है तो ताज़ियती करारदाद पेश करने के बाद जो है इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। इस इजलास में गुज़िश्ता दिनों स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों शहर काटिब में शहीद होने वाले नौजवानों से मुतालिक भी करारदादें पेश की जा रही हैं। अब से कुछ देर कबल जो है ये इजलास शुरू हुआ है। करारदाद जिनकी जानिब से, जिन कौंसिल के अरकान की जानिब से पेश की जा रही हैं, उनकी तकरीरें मुकम्मल होने के बाद जो है इस इजलास को आज जो है मुलतवी कर दिया जाएगा। बाज़-ए-आज़ा इस आज के होने वाले इजलास की कार्रवाई जो है कल अमल में लाई जाएगी। कल जो है सिटी कौंसिल का एक और इजलास होगा जिसमें कि इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनिसिपल सर्विस टैक्स की वसूली से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की जाएगी, जबकि डिप्टी मेयर सेक्रेटरीट के कंप्रेस अकाउंट और फंड की रकम में इजाफे से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। जी शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिटी काउंसिल वेबसाइट सिंध पुलिस की नाम पंजाब पुलिस का। आईजी सिंध के कंप्लीमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में बड़ी खामियां। ऑनलाइन शिकायत के पोर्टल में वेरिफिकेशन टूल्स मौजूद ही नहीं। किसी भी फील्ड में कुछ भी लिखते हैं सिस्टम तस्दीक नहीं मानता। नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस सब गलत लिखा जा सकता है। कुछ भी लिखते हैं सिस्टम शिकायत समझकर ट्रैकिंग आईडी जारी कर देता है। वेबसाइट पर आईडी को ट्रैक करने के लिए डाटा भी नहीं है मौजूद। कंप्लीमेंट सिस्टम मुबैना तौर पर पंजाब पुलिस से लिया गया है। कंप्लीमेंट सिस्टम शहरियों की पुलिस के खिलाफ शिकायत के लिए बनाया गया था, मगर सिस्टम की गलतियों ने आईजी सिंध के दावों को खाक में मिला दिया है। वेबसाइट सिंध पुलिस की नाम पंजाब पुलिस का। आईजी सिंध के कॉम्प्लीमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में बड़ी खामियां। ऑनलाइन शिकायत के पोर्टल में वेरिफिकेशन टूल्स मौजूद नहीं। किसी भी फील्ड में कुछ भी लिख दें सिस्टम तस्दीक नहीं मांगता। नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस सब गलत लिखा जा सकता है। कुछ भी लिख दें सिस्टम शिकायत समझकर ट्रैकिंग आईडी जारी कर देता है। वेबसाइट पर आईडी को ट्रैक करने के लिए दिया गया लिंक भी काम नहीं कर रहा। मैसेज का प्रिंट लेने पर वेबसाइट पर पंजाब पुलिस लिखा जाता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मुबैना तौर पर पंजाब पुलिस से लिया गया है। कंप्लेंट सिस्टम शहरियों की पुलिस के खिलाफ शिकायत के लिए बनाया गया था, मगर सिस्टम की गलतियों ने आईजी सिंध के दावों को खाक में मिला दिया। वेबसाइट सिंध पुलिस की नाम पंजाब पुलिस का। आईजी सिंध के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में बड़ी खामियां। ऑनलाइन शिकायत के पोर्टल में वेरिफिकेशन टूल्स मौजूद ही नहीं। किसी भी फील्ड में कुछ भी लिखते हैं सिस्टम तस्दीक नहीं मांगता। नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस सब गलत लिखा जा सकता है। कुछ भी लिखते हैं सिस्टम शिकायत समझकर ट्रैकिंग आईडी जारी कर देता है। वेबसाइट पर आईडी को ट्रैक करने के लिए डाटा भी मौजूद नहीं है। कंप्लेंट सिस्टम मुबैना तौर पर पंजाब पुलिस से लिया गया है। कंप्लेंट सिस्टम शहरियों की पुलिस के खिलाफ शिकायत के लिए बनाया गया था, मगर सिस्टम की गलतियों ने आईजी सिंध के दावों को खाक में मिला दिया। कराची में कानून नापैद हो गया। खाकरूब को कत्ल करने वाला गार्ड की कंपनी गैर कानूनी निकली। 4 जून को महकमा दाखिला ने अयाज सिक्योरिटी का लाइसेंस मनसूख करते हुए कंपनी चलाना और गार्ड्स फराहम करना गैर कानूनी करार दे दिया गया।
इसके बावजूद 7 जून को कंपनी के गार्ड ने खाकरूब को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस वाक़े तक कंपनी को गैर कानूनी तौर पर काम करते हुए 3 रोज़ गुजर चुके थे। महकमा दाखिला ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी पुलिस पर डाल दी थी। आपको बताते चलें, कराची में कानून नापैद हो गया। खाकरूब को कत्ल करने वाले गार्ड की कंपनी गैर कानूनी निकली। 4 जून को महकमा दाखिला ने आयाज सिक्योरिटी का लाइसेंस मनसूख करते हुए कंपनी चलाना और गार्ड्स को फराहम करना गैर कानूनी करार दे दिया। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइए। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला सिंध ने जो अयाज लिमिटेड प्राइवेट कंपनी से कोड है इसको गैर कानूनी करार दे दिया है। इस हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने इस कंपनी को 4 जून को बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी करके इनकी रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी थी। उसके बाद जो है ये कंपनी अपना काम करती रही, जिसके बाद इस कंपनी के जो गार्ड है 3 रोज के बाद में इस कंपनी के गार्ड ने जो एक खातून को गोली मार के कत्ल किया, जिसके बाद महकमा दाखिला से आज पता लगा कि महकमा दाखिला से मैंने इस कंपनी को जो है 4 जून 2024 को बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी करके मनसूख किया था। कंपनी की मनसूखी के बाद में खासतौर पर महकमा दाखिला से का ये कहना है कि कंपनी का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है रजिस्ट्रेशन मनसूखी का, जिसके बाद में इनका असले के लाइसेंस भी वो भी मनसूख हो जाते हैं और कंपनी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार तस्वर दी जाती है। लेकिन इस सवाल से महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक जो है इन्होंने एक कंपनी के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई के हवाले से जो है पुलिस के तमाम हुकाम को खत पार किए थे, जिसमें आईजी सिंध और दीगर पुलिस के हुकाम भी शामिल थे। इसमें डीआईजी स्पेशल ब्रांच को भी आगाह किया गया, तमाम पुलिस के हुकाम को आगाह किया गया, डीएसपी जो एसएसपी हैं, तमाम जिला के डिप्टी कमिश्नर हैं, उनको भी आगाह किया गया। लेकिन पुलिस ने 3 रोज तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई इस कंपनी के खिलाफ नहीं की। ये कंपनी नॉर्थ कराची में इनका वाकई दफ्तर ताल मौजूद है। 7 जून को गैर कानूनी कंपनी के प्राइवेट गार्ड ने बच्चे को गोली मार के कत्ल किया, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने 3 से 4 रोज तक कंपनी के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। इस वक्त महकमा दाखिला सिंध ने जब नोटिस दिया, वज़ीर सिंध ने भी नोटिस दिया, उसके बावजूद पुलिस को हमने किसी किस्म की इस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज महकमा दाखिला ने इस हवाले से आगाह कर दिया है कि ये कंपनी गैर कानूनी तरीके से काम कर रही थी और जो गार्ड था वो भी गैर कानूनी तरीके से तैनात था और जो गार्ड ने जो असला इस्तेमाल किया वो भी गैर कानूनी था। क्यों कंपनी की मनसूखी के बाद में जो असला है इनका 100 का लाइसेंस का जो लाइसेंस का अजरा किया गया, तमाम तरह लाइसेंस भी मनसूख हो चुके हैं। ये कंपनी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। जिस वक्त चलने वाली कंपनी जो है मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। महकमा दाखिला ने एक बार फिर से जो है पुलिस के हुकाम को खत लिखने का फैसला कर लिया है। जी फैसला कर लिया। आज़ाद नोड़ियो, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में सिक्योरिटी गार्ड्स की अंधाधुंध भर्तियां सिक्योरिटी रेस्ट बन गई। पंजाब का इश्तिहारी मफरूर मुल्सिम 14 माह तक कराची में सिक्योरिटी गार्ड बना रहा। तफ्तीश के दौरान गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 से गिरफ्तार मुल्सिम वसीम के अहम इंकशाफात सामने आ गए। सिटी 21 ने मुल्सिम का वीडियो बयान भी हासिल कर लिया। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं अपनी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, तफसीलात से आगाह कीजिए। पंजाब पुलिस का गुलशन इकबाल पुलिस की मदद से जो टारगेटेड ऑपरेशन हुआ था बागबान पूरा में शहरी का कत्ल करने वाला इश्तिहारी मफरूर मुल्जिम जो गिरफ्तार हुआ है उस पे जो वो मजीद इंकशाफात सामने आ गए। ये पंजाब का इश्तिहारी मफरूर मुल्जिम 14 माह तक कराची में सिक्योरिटी गार्ड बना रहा। तफ्तीश के दौरान गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 से गिरफ्तार मुल्जिम वसीम ने बताया कि 2023 बागमपुरा में नासिर कत्ल करके फरार हुआ था। फरार करके होकर जो है पहले रावलपिंडी गया और फिर कराची पहुंचा, जिसके बाद जो है कराची में कातिल को बगैर दस्तावेजात घर में नौकरी मिली। गुलशन मधुकोट में 9000 किराए पर घर हासिल किया मुल्जिम ने। कुछ अर्सा सब्जी मंडी में मजदूरी करने लगा। मजदूरी के बाद प्राइम सिक्योरिटी नामी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड लग गया। ये एक सवालिया निशान है कि गैर तरबियत याफ्ता एक कातिल जो कि कत्ल करके आया था उसको सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया बगैर दस्तावेजात के। 2 केसेस आ चुके हैं सामने, जिसमें एक खाकरो जो बच्चा था उसको कत्ल किया एक सिक्योरिटी गार्ड ने जो कि अयाज सिक्योरिटी कंपनी का बताए जा रहे थे, और दूसरा वाकया ये आया था कि एक यूट्यूबर को कत्ल किया था। इस तरीके के सिक्योरिटी गार्ड अभी भी कराची में मौजूद हैं। ऐसी इलीगल कंपनी चल रही हैं जो कि सिक्योरिटी जो जिनके लाइसेंस भी मनसूख कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो चल रही है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। किसकी सरपरस्ती हासिल है सिक्योरिटी कंपनी को वो भी नहीं पता चल सका। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड कराची में भर्ती होना आम हो गए हैं और इसी वजह से जो है वो शहरियों का कत्ल भी जो है वो आम होता जा रहा है। जी अनुषा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध असम्बली में 34 महकमा जाती और 10 खसूसी कमेटियों का इंतखाब कर लिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन निसार अहमद खोड़ू और दाखिला के मुतल्लिक कमेटी की चेयरपर्सन फरियाद तालपुर होंगी।
مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عاجز جمالی سے۔ جی عاجز، بتائیے گا کون کون سے محکمے کی کمیٹیاں قائم کر لی ہیں؟ جی دیکھیں، سندھ اسمبلی کا آج کا اجلاس بڑا اہم تھا۔ ایک تو اجلاس میں اسٹریٹ کرائم پہ قائد حزب اختلاف علی خورشیدی کا جو توجہ دلاؤ نوٹس تھا اس پر کافی بحث ہوئی۔ اس میں صوبائی وزیر داخلہ نے بتایا کہ کراچی میں جو جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں جاں بحق ہونے والے کئی نوجوانوں کے قاتلوں کو پولیس نے گرفتار بھی کیا، جس میں اس نے مثال دی کہ نوجوان انجینئر جو تھے اتقا، اس کے قاتل کو گزشتہ روز پولیس نے گرفتار کیا ہے اور اسلحے سمیت گرفتار کیا ہے۔ صوبائی وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا ہے کہ سندھ حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں جو شہری جاں بحق ہوتے ہیں ان خاندانوں کے ان متاثرہ جو خاندان ہیں ان کو حکومت کی جانب سے معاوضے دیے جائیں گے، جس کا وزیر اعلیٰ سندھ بہت جلد اعلان کرے گا۔ اسٹریٹ کرائم کے علاوہ جو بھیانک صورتحال ہے گیس سلنڈرز کی، اس پر بھی اسمبلی میں بات ہوئی ہے۔ حیدرآباد میں جو گیس سلنڈر کا دھماکہ ہوا اور اس کے بعد سندھ کے جو مختلف شہروں میں دھماکے ہوئے، اس پر بھی وزیر داخلہ نے بات کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تمام جو شہری علاقے ہیں، جو رہائشی علاقے ہیں، وہاں سے گیس سلنڈر منتقل کرنے کے لیے ہوم سیکریٹری سندھ کو ہدایات دے دی گئی ہیں۔ جہاں تک بات ہے قائمہ کمیٹیوں کی، تو 34 قائمہ کمیٹیاں ہیں جن کے 11 ارکان کا انتخاب کیا گیا ہے، جس میں تمام جماعتوں کے ممبران شامل ہیں۔ یہاں باقاعدہ ایک ایک کمیٹی کا نام لیا گیا اور ایک ایک کمیٹی کے 11 ممبران کے نام لیے گئے، لیکن 10 جو اسپیشل کمیٹیاں ہیں اس کے بھی اراکین منتخب کیے ہیں۔ اس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی انتہائی اہم کمیٹی ہے، چونکہ کمیٹیوں کے چیئرمینوں کے نام تو نہیں بتائے گئے، لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے لیے نثار احمد کھوڑو کا نام فائنل کیا گیا ہے، جبکہ محکمہ داخلہ کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس کی چیئرپرسن کے لیے فریال ٹاٹپور کا نام جو ہے اس کو حتمی شکل دیا گیا ہے۔ اس طرح دیگر قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین ہوں گے، چونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ قائمہ کمیٹیوں کا اہم رول ہوتا ہے اور قائمہ کمیٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے اس کو باقاعدہ حکومت کی طرف سے گاڑی ہوتی ہے اور مختلف سرکاری محکموں پر سندھ اسمبلی کی ان قائمہ کمیٹیوں کی نظر ہوتی ہے، اس کے اجلاس ہوتے ہیں، مختلف محکموں کے افسران کو بلایا جاتا ہے سندھ اسمبلی میں۔ تو یہ قائمہ کمیٹیوں کا انتخاب بھی مکمل ہو گیا ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ تھا، کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس کل 11 بجے تک ملتوی ہو گیا اور کل دوبارہ اجلاس شروع ہوگا۔ جی عاجز جمالی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سندھ حکومت نے ایک ہفتے کے بعد سید ذوالفقار علی شاہ کو ایک بار پھر سے چیئرمین اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ تعینات کر دیا، جس کا محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوارڈینیشن نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آزاد نوڑیوں سے ابھی رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ آپ کو بتاتے چلے سندھ حکومت نے ایک ہفتے کے بعد سید ذوالفقار علی شاہ کو ایک بار پھر سے چیئرمین اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ تعینات کر دیا، جس کا محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن نے نوٹیفکیشن جاری کیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں سندھ حکومت نے ایک ہفتے کے بعد سید ذوالفقار علی شاہ کو ایک بار پھر سے چیئرمین اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ تعینات کر دیا، جس کا محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوارڈینیشن نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ سید ذوالفقار علی شاہ کو تقرری کا انتظار تھا۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ ہمارے نمائندے آزاد نوڑیوں ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جی آزاد، بتائیے۔ جی بالکل، سندھ حکومت نے 20 گریڈ کے افسر سید ذوالفقار علی شاہ کو ایک بار پھر سے چیئرمین انکوائری اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ تعینات کر دیا ہے، جس کا محکمہ سروسز ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ 21 مئی 2023 یعنی گزشتہ ایک ہفتے سے چیئرمین اینٹی کرپشن کا عہدہ خالی تھا، کیونکہ سابق چیئرمین اینٹی کرپشن فارق علی جنیدی کو عہدے سے ہٹا کر ان کو عضو بنا دیا گیا تھا، لیکن اس وقت جو سندھ حکومت نے ایک بار پھر سے سید ذوالفقار علی شاہ کو چیئرمین انکوائری اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ تعینات کر دیا ہے۔ اس سے قبل بھی سید ذوالفقار علی شاہ چیئرمین انکوائری اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے عہدے پر براجمان رہے ہیں، لیکن اس وقت عہدہ خالی ہونے کے بعد دوبارہ سے ان کو تعینات کر دیا گیا۔ سید ذوالفقار علی شاہ 20 گریڈ کے 1% گروپ کے افسر ہیں جو تقرری کے منتظر تھے، جس کے بعد ان کو آج ایک بار پھر سے چیئرمین انکوائری اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ تعینات کر کے
नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी जी आज़ाद नूरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर फ़ीस में इजाफा, लेट फ़ीस की दोबारा बहाली और दीगर मसाइल पर तलबा का शदीद एहतजाज। यूनिवर्सिटी रोड का एक ट्रैक बंद कर दिया गया। तलबा कहते हैं हुकूक गस्ब करने वालों के खिलाफ निकले हैं। तलबा तंजीमों पर आयद पाबंदी को ख़त्म किया जाए। तफसीलात जान लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाहर, और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म है वो आज यहाँ पर सरापा एहतजाज है। इस वक्त मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ मेन यूनिवर्सिटी रोड का ये मुकाम है, और यहाँ पर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म है सरापा एहतजाज है। इनसे आपकी बात भी करवाने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या मुतालबात हैं। मुझे बताएं कि क्या यहाँ पर जो एहतजाज जो किया जा रहा है इसका क्या मकसद है, इस एहतजाज का यहाँ पर जो है? एहतजाज की वजह यह है कि यहाँ पर एक कैंपस ऑफिसर हैं जिनके आगे वीसी से लेकर रजिस्ट्रार तक सारे के सारे एक रबर स्टैंप हैं। वो कैंपस ऑफिसर साहब कहते हैं कि मैं स्टूडेंट के करियर्स के साथ वो हल करूंगा कि ये कहीं पर चपड़ासी नहीं लग पाएंगे। वो अपना पर्सनल प्राइवेट वेपन लेके यूनिवर्सिटी के अंदर घूमते हैं। वो कहते हैं कि मैं किसी इदारे से रिटायर्ड हूँ और वो 20 जून को कॉन्ट्रैक्ट पे रिटायर हो रहे हैं। वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को तूल देने के लिए तलबा के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। लास्ट सेमेस्टर के तलबा को इम्तिहान में बैठने से मना कर रहे हैं। उनके तलबा के दाखिले मनसूख कर रहे हैं। फीसिस इन्होंने HEC के फैसले के खिलाफ पहले इन्होंने कहा कि फीसिस हम 30% जो लेट फीसें माफ़ करेंगे। वो माफ़ करने के बाद इन्होंने एक्टिविटी पे और असेंबली में पाबंदी लगाई तलबा के। असेंबली में पाबंदी लगाने के बाद इन्होंने नोटिफिकेशन किया कि दोबारा हम फीस भी बढ़ा रहे हैं और टोटल असेंबली भी पाबंदी लगा रहे हैं। अब वो कैंपस ऑफिसर साहब को ये बर्ताव करें और वीसी साहब आकर अगर वो वीसी साहब को वो बैठ कर सामने वीसी रूम के अंदर बैठ के कैंपस ऑफिसर कहता है वीसी साहब आप मेरे सामने बात ना करें, आपको तो मैंने लगवाया है। तो ये हाल है। वो मेन मसला ये, एक तो दाखिले मंसूख किए गए, तालिब इल्मों के फीसों में इजाफा कितना किया गया? फीसों में 30% इजाफा किया गया, डायरेक्टली 30% बिना किसी लेट फीस में। लेट फीस मतलब डायरेक्टली 30% कर दिया। आगे का लाएमल क्या होगा? आगे का लाएमल यही है कि जिस तरह इंतजामिया हमारे मुतालबात मानती है ठीक है, क्योंकि हमने हाई कोर्ट में पिटीशन की हुई है, उसी को प्रोसीड करेंगे। बाय लॉ हम अपने कानून के तहत चलेंगे। अगर ये हमारी बात मानते हैं ठीक है, नहीं तो हम कानून के तहत फैसला ले आएंगे। जबकि पहला फैसला आया हुआ है, उन्होंने उसमें अमल दरामद नहीं करवाया। दूसरा ऊपर से इन्होंने 30% लेट फीस लगाई है, जबकि आपको पता है लास्ट प्रोटेस्ट में इन्होंने 100% एक सेमेस्टर फीस डबल कर दी थी, जिसकी वजह से हमने प्रोटेस्ट करके वो फीस ख़त्म करवाई। तो अब दोबारा उसी को लागू किया गया है, उसी को काउंट किया गया है। तलबा की जानिब से काफ़ी यहाँ पर गम और गुस्से का इजहार जो है वो किया जा रहा है। तालिब इल्म जो है यहाँ पर सरापा एहतजाज है। मामलात को कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस है, मुकामी पुलिस, वो यहाँ पर पहुँची है, मुज़ाकरात कर रही है। ताहम यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से रोड को जो है यूनिवर्सिटी रोड को दोबारा से खोल दिया जाए, ताकि जो ट्रैफिक की रवानी जो मुतासिर हुई थी उसको दोबारा से फाल कर दिया जाए। जी अब आपको बताएं, पेपर मार्केट को सील करने के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। ताजर KMC हेड ऑफिस में ताजरों का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर दुकानों को सील किया गया। दुकानों को फौरी तौर पर डी सील किया जाए। दुकानों के किरायों में 150% इजाफा भी कबूल नहीं। मेयर ने फैसले वापस ना लेने तो शटर डाउन हड़ताल होगी। मजीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा ताजरों का क्या कहना है? बिल्कुल देखें, इस वक्त ताजर जो है KMC हेड ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज है। ताजरों का ये कहना है कि पेपर मार्केट को बल्दिया उस्मा कराची ने सील कर दिया है और उसकी वजह ये बताई गई है कि ताजरों ने जो किराया है वो नहीं बढ़ाया। यानी कि पेपर मार्केट में तकरीबन 55 से ज़ायद दुकानें, उन दुकानदारों ने किराया नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से बल्दिया उस्मा कराची ने दुकानें सील कर दी है। सवाल से ताजरों का शदीद कंसर्न है। उनका कहना है कि दुकानों के किरायों में 150% तक इजाफा कर दिया है, जिसके बाईस जो ताजिर हैं वो अब सकत नहीं रखते कि वो इजाफी किरायों को बर्दाश्त करें। पहले ही मुसलसल ताजिर सवाल से एहतजाज भी करते रहे शहर के मुख्तलिफ मार्केटों में भी जो KMC के मातहत हैं। इसके अलावा KMC हेड ऑफिस के पास भी गुज़श्ता दिनों एहतजाज भी किया गया। एक बार फिर ताजिरों ने KMC हेड ऑफिस का घेराव किया। यहाँ पर ताजिर सरापा एहतजाज और ये मुतालबा किया जा रहा है कि KMC के मार्केटों के किरायों में जो 150% इजाफा किया था उसको बिल पर वापस लिया जाए। और यही वजह है कि ताजिरों ने, जो पेपर मार्केट के ताजिर हैं, उन्होंने जब उनके पास 150% इजाफे के साथ चालान आया तो उन्होंने नहीं बढ़ा। और अभी जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि चूँकि किराए ज़्यादा थे जिसकी वजह से नहीं बढ़ा, और अब जो है वो इसी वजह से जो बल्दिया उस्मा कराची की टीम है उन्होंने इस मार्केट को सील कर दिया है। और ताजिर मुतालबा कर रहे हैं कि हम जो है वो किराया भरने के लिए तैयार हैं, मार्केटों को डी सील किया जाए। लेकिन साथ साथ ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि जो 150% किरायों में इजाफा है इसको वापस लिया जाए। अगर नहीं लिया जाता तो फिर एहतजाज भी करेंगे और हड़ताल की कॉल भी दी जा सकती है।
जी जी काविश मेमन, बहुत शुक्रिया आपका। लियारी चाकीवाड़ा बलोच चौक पर टीएमसी के मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं। तफसीलात जान लेते हैं शोएब मुख्तार से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लियारी चाकीवाड़ा बलोच चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर टीएमसी लियारी के मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मुलाजमीन का कहना है कि उन्हें 3 माह से तनख्वाहों की अदायगी जो है नहीं की गई है। इस ज़म्न में जो है इनकी तनख्वाहें जो है अदा की जाए। और साथ कुछ एहतजाजी मुजाहिरीन हैं, हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे, ये बताइएगा क्या मुतालबात हैं आपके आज के एहतजाज के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया, आपने जो है हमें बोलने का मौका दिया। हमारा सिंपल और बहुत सादे अल्फाज के साथ जो है मुतालबा ये है कि हमारे जितने भी माएँ बहनें यहाँ पर एज असातिज़ा और डिस्पेंसर ये सारे मौजूद हैं, हमें सिर्फ 3 महीनों के सैलरी बहाल किए जाए और तालीमी निज़ाम और डिस्पेंसरी के निज़ाम को लियारी के अंदर से बर्बाद होने से बचाया जाए। हम आपको इस बात को बताता चलें, कराची के मुख्तलिफ और जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस वक्त कोई कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद नहीं। हमारे साथ जो लगे हुए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन थे वो सारे परमानेंट हो चुके हैं। सिर्फ बदकिस्मती लियारी वालों के पास हमेशा से रही है, इस बार भी लियारी बस बदकिस्मती का सामना कर रही है। हमारे सिर्फ और सिर्फ आटे में नमक के बराबर मुलाजमीन है जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं किया जा रहा और तनख्वाहों को बहाल नहीं किया जा रहा। आप बताइएगा क्या मुतालबात हैं आपके, क्या कहना चाहेंगे आप? और ख़वातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, कौन से महकमे से आपका ताल्लुक़ है? मेरा महकमा एजुकेशन से ताल्लुक़ है। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि हम पिछले 3 माह से फाका कशी के शिकार हैं, ठीक है। हमारे घर में भी बाल बच्चे हैं, हम अपने मुस्तकबिल के मेहमानों को तैयार कर रहे हैं, मगर हमारे जो मुस्तकबिल के मेहमान हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। हमें 3 महीने से फाका कशी हो रही है। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि हमें आज के दिन ही रिन्यूअल लेटर दिया जाए और हमारी तनख्वाहों को बहाल कर दिया जाए। जानिब से ये कहा गया है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते 3 माह की तनख्वाहों की अदायगी की यकीन दहानी नहीं करवाई जाती और इनके कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं बढ़ाए जाते, ये एहतजाज जो है जारी रखेंगे। जी, कोविड के दौरान भर्ती होने वाले डॉक्टर सड़कों पर आ गए। सिंध कोविड डॉक्टर इत्तेहाद के रहनुमा डॉक्टर ज़िशान कहते हैं 200 से ज़ायद डॉक्टर्स को रेगुलर नहीं किया जा रहा, हमारी मुलाजमतें ख़त्म की जा रही हैं। तफसीलात जान लेते हैं मीर कीजिए से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची प्रेस क्लब से, जहाँ पर सिंध कोविड डॉक्टर्स इत्तेहाद की तरफ से भूख हड़ताल कैंप कायम कर दी गई। इनका मुतालबा है कि हमें कोविड के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया था, लेकिन अब जून में हमारी नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं। इनका क्या मुतालबा है और क्या हुकूमत से ये मुतालबा कर यहाँ बैठे, उनसे इस सवाल से हम बात करेंगे। तंजीम के रहनुमा हमारे साथ मौजूद। सर बताएगा क्या मुतालबा है आपका और कब तक ये भूख हड़ताल आपकी जारी रहेगी? देखें, हमारा मुतालबा ये है कि जब आज से 4 साल पहले एक खतरनाक कोविड की सूरत हाल थी तो गवर्नमेंट के पास कोई ड्यूटी करने के लिए डॉक्टर तैयार नहीं था। हमारी बहनें डॉक्टर्स और हमने अपने जान जो है जोखम में डाल के कोविड में अपनी ड्यूटियां सरंजाम दी। हमारे डॉक्टर इस वक्त भी फाका कशी के मरहले से गुजर रहे हैं। 1 साल के बाद हमें तनख्वाह दी गई है, वो भी 3-3 महीने की करके, वो भी अभी तक पूरी तनख्वाहें सिंध के डॉक्टरों को, लेडीज को, जेंट्स को नहीं मिली है। तो हमारा मुतालबा सीएम सिंध से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से, मिनिस्टर साहबा अजरा पेचुओ साहब से कि हमारा मुआशी कत्ल बंद किया जाए और हम डॉक्टरों को रेगुलर किया जाए। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर्स की बात सुन, उनका कहना था कि 200 के करीब ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको रेगुलर नहीं किया जा रहा। कोविड के दौरान उनको भर्ती किया गया था, तैनात किया गया था, लेकिन और जो भी डॉक्टर्स अभी फील्ड में मौजूद हैं उनकी जो नौकरियां हैं वो पक्की कर दी जाए और फौरी तौर पर उनकी जो उन्हें जो एक्सटेंशन दी जाए। जी आपको बताएं, दूध की कीमत बढ़ाने के लिए डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने अदालत से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। तफसीलात जान लेते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं?
देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। दूध की कीमतों में इजाफे के लिए डेयरी फार्मर एसोसिएशन ने अदालत से रुजू कर लिया है। उनका ये कहना है कि इस वक्त डेयरी फार्मर्स के लिए जो दूध की कीमत रखी गई है वो 180 रुपया लीटर रखी गई है, जिससे उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दायर की है। अदालत ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली है। अब इस दरख्वास्त पर समाअत ईद की तातीलात के बाद होगी। डेयरी फार्मर्स का ये भी कहना है कि उनके लिए जो मार्केट रेट है वो 239 रुपया पर लीटर रखा जाए। इस वक्त रिटेल में जो दूध की कीमत है वो 200 है, जबकि डेयरी फार्मर्स के लिए 180 रुपया पर लीटर रखा गया है। कमिश्नर कराची की जानिब से जो डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि कमिश्नर कराची की जानिब से तमाम इदारों से रिपोर्ट भी मंगवाई गई और तमाम इदारों ने अपनी रिपोर्ट भी उनके सामने जमा कराई है, जिसमें ब्यूरो ऑफ सप्लाई भी है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी है, दीगर डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी है। उसके बावजूद भी जो है ये कीमत, इस कीमत का तयन करना उनके खिलाफ या उनके कारोबार के खिलाफ है। लिहाजा उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि कम से कम जो होल सेलर यानी डेयरी फार्मर्स के लिए दूध की कीमत रखी जाए वो 239 रुपये रखी जाए। लाइब्रेरी नहीं रोड चाहिए, मलिर एक्सप्रेस वे के लिए लाइब्रेरी गिराने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। मलिर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट की सर्वे टीम ने लाइब्रेरी पर सुर्ख निशान लगा दिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं आयमा खान से। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं जो है वो मलिर की सैयद हाशमी रेफरेंस लाइब्रेरी में मौजूद हूँ, जो कि मलिर एक्सप्रेस वे की नज़र होने का ख़दशा जो है वो इस हवाले से ज़ाहिर किया जा रहा है। और यहाँ के मकामी जो है उनका ये बताना है कि लाइब्रेरी के बाहर जो है वो निशानात लगा दिए गए हैं, जिससे ये साबित हो रहा है कि लाइब्रेरी भी जो है वो मलिर एक्सप्रेस वे की नज़र हो जाएगी। लाइब्रेरी जो है वो अगर देखा जाए तो ये 2003 में जो है वो कायम की गई थी ये लाइब्रेरी। और इस लाइब्रेरी में ना सिर्फ जो है वो उर्दू ज़बान का जो है वो लिटरेचर मौजूद है, बल्कि इस लाइब्रेरी में बड़ी तादाद में बलोची ज़बान का जो लिटरेचर है वो भी मौजूद है। ये हमारे साथ जो है वो लाइब्रेरियन मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेते हैं। आप मुझे ये बताइएगा, क्या खदशा आप लोगों की जानिब से जाहिर किया जा रहा है कि मलिर एक्सप्रेस वे की नज़र क्या ये लाइब्रेरी होगी? ये खदशात तो बिल्कुल हैं, क्योंकि जो बग़ैर इत्तला उन्होंने आके यहाँ निशान लगा दिए हैं। जहाँ जहाँ एक तो ये तरीका होना चाहिए था कि जहाँ जहाँ वो निशान लगाते पहले उनको इत्तला दी जाती। यहाँ बग़ैर इत्तला के आके उन्होंने पहले भी एक मरतबा निशान लगाए हैं और अभी एक हफ़्ता पहले भी यहाँ के निशान लगाए हैं। मैं ये बात भी आपको वाज़े करता चलूँ कि ये जहाँ लाइब्रेरी कायम है ये एक सर्वे ज़मीन है, ये किसी की मोरूसी मिल्कियत है, सरकारी ज़मीन पे ये नहीं है। दूसरी बात, ये जब आप ये दीवारें देख रहे हैं लाइब्रेरी की, ये सिर्फ़ एक लाइब्रेरी नहीं है। यहाँ अगरचे किताबें मौजूद हैं, लेकिन ये इतनी नायाब किताबें हैं कि ख़ास तौर पर बलूची ज़ुबान पर जो पिछले 60-70 सालों में जितने मैगज़ीन छपे हैं उनका एक ज़ख़ीरा है। उसके अलावा यहाँ हम बलूची ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए भी हम मुख्तलिफ़ औक़ात में क्लासेस मुनक्किद करते रहे हैं। इसके साथ साथ ये असल में एक सकाफ़ती और समाजी मरकज़ है इन इलाकों का। तो ये सिर्फ लाइब्रेरी गिराना नहीं होता, एक पूरे मुआशरे को बिल्डोज़ करना होगा। ये इसका मकसद है आप एक पूरे मुआशरे को, आप एक पूरे कौम को उसको खातिर में नहीं ला रहे हैं और उनकी तमाम चीज़ों को मलहमेट कर रहे हैं। ये बहुत ख़तरनाक होगी उनके लिए, सूरताल होगी बहुत तशवीशनाक। और ये तकरीबन मैं उनको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, इनका ये कहना था कि अगर लाइब्रेरी जो है वो मिसमार कर दी जाती है तो इससे ना सिर्फ जो है वो तलबा का नुकसान होगा, बल्कि जो है वो माशरे में जो लोग हैं जो यहाँ पे आके अपनी स्टडीज़ करते हैं, इसके अलावा इस लाइब्रेरी के अंदर जो है वो बलोची ज़बान के हवाले से क्लासेस भी दी जाती हैं। और जो मलिर का इलाका है यहाँ पे ये सिर्फ एक ही लाइब्रेरी कायम है और ये जो है वो इन खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि लाइब्रेरी जो है वो मलिर एक्सप्रेस वे की नज़र होने का जो है वो खदशा है। जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में सारिम बरनी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। मुलजिम के वकला की जानिब से दलाइल पेश किए गए। अदालत ने दरख्वास्त ज़मानत की समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। तफसीलात जान लेते हैं जवाद आसिफ से। जी, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، دیکھیں بچوں کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھیجنے اور دستاویزات میں رد و بدل کا الزام ہے۔ سارم بڑھنی کی درخواست ضمانت پر آج جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی میں سماعت ہوئی ہے، جس میں جو ہے فریقین کی جانب سے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ کیا کورٹ کی کارروائی ہوئی ہے؟ سارم بڑھنی کے وکیل ایڈوکیٹ نواز ڈاہری ہمارے ساتھ موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج ہمارے کلائنٹ سارم بڑھنی صاحب کے حوالے سے بیل پر ہم نے آرگیومنٹ کیا۔ بیل تو ہم نے پہلے داخل کر دی تھی اور بیل پر ہم نے ڈیٹیل میں ڈاکومنٹس دیے ہیں، وہ تمام تر چیزیں جو ہماری کمیونیکیشن ہوئی ہے کمپلیننٹ کے ساتھ، انکلوڈنگ جو ہمارے جو ادارے کی جو تمام تر چیزیں ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جو سرٹیفیکیشن سے لے کر اور تمام تر چیزیں ہم نے آنریبل کورٹ کے سامنے رکھی ہیں۔ آخر میں ایف آئی اے کی ڈیلنگ ٹیکٹکس سامنے آئی اور آئی او صاحب پیش ہوئے کافی تاخیر کے بعد، اور جبکہ انہوں نے کہا کہ اب ہماری جو ہے وہ سرکاری وکیل جو ہیں وہ اس پر فردر آرگیومنٹ کریں گے۔ تو انٹرسٹ آف جسٹس کے لیے کیا ہوا معاملہ کب تک گیا ہے؟ صبح 10 بجے تک جو ہے وہ معاملے کو رکھا گیا ہے کہ کل جو ہے وہ 10 بجے وہ ایف آئی اے کے وکیل پیش ہو کے اپنے دلائل دیں گے، اس کے بعد آرڈر ہوگا۔ تو انشاءاللہ پوری امید ہے۔ دیکھا آپ نے، ان کا یہی کہنا تھا کہ معاملہ کل تک چلا گیا ہے۔ نواز ڈاہری صاحب کا یہی کہنا تھا کہ جو کہ رقم منتقلی کا الزام لگایا جا رہا ہے وہ تو ایک کنسلٹنسی فیس تھی، جبکہ ان کی جانب سے عدالت میں جو ہے وہ تمام تر دستاویزات بھی جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں، لیکن چونکہ ایف آئی اے پروسیکیوٹر موجود نہیں تھے، تفتیشی افسر نے مہلت طلب کی تھی، جس پر عدالت نے سارم بڑھنی کی درخواست ضمانت پر سماعت منگل تک ملتوی کر دی ہے۔ جی تب آپ کو بتائیں، ابراہیم حیدری کی ساحلی پٹی بے رونق ہونے لگی۔ سمندر میں مینگرووز کے جنگلات تباہی کی طرف جانے لگے۔ حکومت کے عدم انتظامات مینگرووز کی شاخوں کے لیے گھنے درخت بننے میں رکاوٹ ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں آئمہ خان سے۔ جی آئمہ، اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں کراچی کی جو ساحلی پٹی ہے ابراہیم حیدری، وہاں پہ جو ہے وہ مینگرووز کی کٹائی کا کام جو ہے وہ کافی تیزی سے جاری ہے، اور یہ کام جو ہے وہ کافی وقت تو پہلے سے ہی جو ہے وہ مینگرووز کی کٹائی کی جا رہی ہے، جس کے باعث جو ہے وہ ابراہیم حیدری کی ساحلی پٹی بے رونق ہوتی جا رہی ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ جو ہے وہ مینگرووز کے جنگلات جو ہیں وہ نہ صرف جو ہے وہ سمندری محافظ ہے مینگرووز، بلکہ جو ہے وہ مچھلیوں کی افزائش بھی جو ہے وہ انہی جنگلات میں ہوتی ہے، جس کے مطابق جس پر یہ ترجمان کوسٹل میڈیا کمال شاہ کی جانب سے جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ مینگرووز کے یہاں پہ پہلے کئی ایکڑ تعداد میں جو ہے وہ جنگلات موجود تھے، لیکن اب ان کی تعداد خود جو ہے وہ صرف 40,000 رہ چکی ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو وہاں کے مقامی مچھیرے ہیں، ماہی گیر ہیں، ان کا بھی یہ بتانا ہے کہ پہلے جب جون جولائی کے موسم میں کوئی طوفان وغیرہ آ جاتا تھا تو مینگرووز کے جنگلات میں جو ہے وہ پناہ لے لی جاتی تھی، لیکن اب صرف ان کا یہاں پہ سایہ ہی رہ گیا ہے، اور نیچے سے جو ہے وہ مینگرووز کے جنگلات کی کٹائی بہت تیزی سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ جی آئمہ خان، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔